हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें क्राइम और हॉरर दोनों मिक्स है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सच मानिए, मैं हमेशा की तरह सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी ही आपके लिए लेकर के आता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट वर्जीनिया में ग्रीन ब्रेयर काउंटी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। और इसी कस्बे में एल्वा जोना हेस्टर नाम की एक लड़की अपने माता पिता और अपने दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। एल्वा जोना का जन्म 1876 को उसी ग्रीन ब्रेयर के छोटे से कस्बे में होता है। अब ये तीनों भाई बहन बहुत ही मज़े में अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। उनका परिवार भी अपना गुजर बसर आसानी से कर ले रहा था। पैसों की यहाँ कोई खास दिक्कत तो थी नहीं, इसलिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ऐसे ही बढ़िया चलते चलते समय भी बहुत तेज़ी से बीत जाता है और 1896 का समय आ जाता है। अब एल्वा जोना की उम्र 20 साल हो चुकी थी और महीना था अक्टूबर का। इसी अक्टूबर के महीने में एक शाम एल्वा जोना अपनी माँ से कहती है कि उसे बाजार से कुछ सामान वगैरह खरीदना है और वो अपने घर से निकल जाती है। जैसे ही वो बाजार पहुंचती है तो उसने देखा कि उस बाजार में एक नई दुकान लगी हुई है। इससे पहले वो दुकान नहीं लगा करती थी। उसे इच्छा होती है कि आखिर इस दुकान में क्या बिकता है। अब वो धीरे धीरे उस दुकान की ओर बढ़ती है और जैसे ही दुकान के करीब जाती है तो उसे पता चलता है कि ये एक लोहार की दुकान है। वो उस दुकान के अंदर जाती है। उस दुकान के अंदर में उस दुकान का मालिक कुछ ठोक पीट रहा था और वो था एरस्मुस स्ट्रीवलिंग ट्रॉट सू। उनसे वो बात करती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या क्या सामान मिलते हैं। वो कुछ सामानों को उठा करके देखती है और कुछ अपने घर के लिए भी अलग करते जाती है। इस दौरान दोनों की बहुत अच्छी बातचीत होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद वो उस सामान को जो उसने अलग किए थे खरीद करके अपने घर को लौट जाती है। घर लौटते ही वो अपनी माँ मेरी जेन हेस्टर से कहती है कि मम्मा देखिए कितना अच्छा सामान है। इसके बाद वो सामान उसे दे देती है। उसकी माँ और उसके पिताजी भी काफ़ी तारीफ करते हैं कि कितना अच्छा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एल्वा जोना उस सामान से ज़्यादा उस दुकान के मालिक की तारीफ किए जा रही थी। वो उसके बारे में बतला रही थी कि उसका बिहेव कितना अच्छा है, वो दिखने में कैसा है, उसका दिल डॉल कैसा है। और यहीं से उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव शुरू हो जाता है। उसकी रातों की नींदें और दिन का चैन भी खत्म हो चुका था और वो इस प्रकार से अगले दिन से ही रोज़ाना बाजार जाने लगी। और बाजार जाते ही वो एरस्मुस स्ट्रिबलिंग से मिलने लगी और ये दोनों आपस में घंटों घंटों बात करते थे, अपना समय बिताते थे। कहीं जाना होता तो ये दोनों एक साथ जाया करने लग गए। ये कस्बा ही बहुत छोटा था, इसलिए इनके जो चर्चे हैं वो इनके माता पिता के कानों तक पहुंचती है। तो इधर एल्वा जोना की माँ मेरी जेन हेस्टर उससे कहती है कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम इससे कम मिला करो। इस पर एल्वा जोना कहती कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो कितना अच्छा लड़का है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। इस पर एल्वा जोना की माँ उससे कहती कि नहीं, इसका जो घर है और जो ये दुकान लगाता है वो अस्थायी तौर पर है, जो कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो। इस पर माँ और बेटी में नोक-झोंक शुरू हो जाते हैं। लेकिन एल्वा जोना उस लड़के से मिलना बंद नहीं करती है। उसकी माँ उसे इसलिए मना करती थी क्योंकि इससे पहले भी एल्वा जोना 1895 में किसी के प्यार में पड़ गई थी और प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसलिए उसकी माँ इस बात को लेकर के बहुत ही सीरियस थी। उसी अक्टूबर के महीने में वो अपने माता पिता के खिलाफ जा कर के उस एरस्मुस से शादी कर लेती है और उसी के यहाँ रहने चली आती है। एरस्मुस स्ट्रेबलिंग अपने लिए एक छोटा सा घर जो 2 मंजिला का था किराए पर ले रखा था और वहीं पर ये दोनों रहने लग जाते हैं। इनकी शादी के अभी लगभग 3 महीने बीते थे कि 23 जनवरी 1897 की सुबह एरस्मुस अपनी दुकान की ओर जाता है
और जाते जाते उसे रास्ते में एक आंटी के घर जाना था। ये आंटी मार्था थी, जिनसे अभी कुछ समय पहले ही दोस्ती हुई थी, उनसे परिचय हुई थी। अब वो उनके घर जाता है और जैसे ही वो उसके घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर आंटी मार्था और उसका बेटा एंडरसन एक साथ बैठे हुए हैं। वो आंटी मार्था से कहता है कि आंटी, आज मेरी पत्नी एल्वा की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे जाने के बाद कृपया करके आप उसका हाल चाल पूछते रहिएगा। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो मेरे पास आ सके। इस पर आंटी मार्था कहती, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने काम पर चले जाओ, मैं उसे देख लूँगी। इतनी बातें होने के बाद में एरस्मुस उस जगह से निकल करके अपनी दुकान की ओर चला जाता है। अभी दोपहर का समय हो रहा था कि इधर मार्था और एंडरसन ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में मार्था अपने बेटे से कहती है कि एंडरसन, जा करके जरा एल्वा को देखाना कि उसने खाना वगैरह खाया कि नहीं। एंडरसन कहता है, ठीक है, मैं अभी जा करके देखता हूँ। और वो अपने घर से निकल करके एल्वा जोना के घर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उसके घर के करीब आता है तो वो देखता है कि उस घर के जो बाहर के गेट हैं वो खुले हुए हैं। इस पर वो हैरान हो जाता है। फिर वो अपने तेज कदमों से उसी ओर बढ़ता है। बढ़ने के बाद में वो घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा को खटखटाता है, वो खटखटाते वक्त में एल्वा को आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। वो दरवाज़ा को खोलता है तो उसे और भी अधिक हैरानी होती है, क्योंकि दरवाज़ा तो खुला था। जैसे ही वो दरवाज़ा को धकेल करके खोलता है और अंदर जाता है तो उसे अंदर में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आता है। वह एल्वा को बार बार आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन एल्वा का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वो उस सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस सीढ़ी की ओर जाता है जो उसके ऊपर वाले मंजिल की ओर जा रही थी, वह देखता है कि सीढ़ी के नीचे ही एल्वा औंधे मुंह गिरी हुई है और उसका गर्दन अजीब सा मुड़ा हुआ है। वो उसके पास जाता है और एल्वा को आवाज़ देता है। एल्वा अब कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। वो यह सब कुछ देखने के बाद डर जाता है और डर से भागते हुए अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से पूरी घटना को बतलाता है। अब दोनों माँ बेटे भागते हुए फिर से एल्वा को देखने पहुँच जाते हैं। इधर जैसे ही मार्था एल्वा को देखती है वो भी डर जाती है और अपने बेटे एंडरसन से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जा करके इसके बारे में एरस्मुस को बतलाती हूँ। और वो उस बाज़ार की ओर जाती है जहाँ पर एरस्मुस की दुकान थी। वो दुकान आने के बाद में एरस्मुस को सारी घटना के बारे में बतलाती है। एरस्मुस तुरंत ही वहाँ से अपने घर की ओर चला आता है। अब मार्था और एरस्मुस घर में प्रवेश करते हैं और एरस्मुस डायरेक्ट उसी जगह पर जाता है जहाँ पर एल्वा गिरी पड़ी थी और उसे उठा करके ऊपर कमरे में ले जाता है और उसे वहाँ पर लिटा देता है और एंडरसन से कहता है कि जाओ, जा करके डॉक्टर को बुला ले आओ। इधर एंडरसन ये बातें सुनने के साथ तुरंत भागता हुआ अपने उस छोटे से कस्बे में रहने वाले डॉक्टर के पास चला जाता है, क्योंकि उस समय में सिर्फ उस क्षेत्र में सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करते थे और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर नेप। जैसे ही डॉक्टर नेप के पास एंडरसन पहुंचता है, उसे सारी घटना बतलाता है। डॉक्टर नेप और एंडरसन जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं और वे लोग उसी कमरे के पास जाते हैं जहां पर एल्वा को सुला करके रखा गया था। जैसे ही डॉक्टर उस कमरे में पहुंचता है तो इधर देखता है कि एरस्मुस अपनी पत्नी के कपड़े खुद बदल रहा है। जो उसने नाइट गाउन पहन रखे थे उसे वो बदल करके एक चमचमाती हुई कपड़े उसे पहना रहा है। इधर जैसे ही एरस्मुस की नज़र डॉक्टर नेप पर पड़ती है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब, आइए आइए और मेरी पत्नी को देखिए तो आखिर इसे क्या हुआ है। वो डॉक्टर को अपने पास बुलाता है, लेकिन वो एक हिदायत भी देता है कि इसे दूर से ही देखिए,
इसे पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। अब भला कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को बगैर पकड़े कैसे उसकी जांच कर सकता है। इधर एरस्मुस बार बार उससे कहता है कि आखिर मेरी पत्नी को क्या हुआ है, आप देखिए और मुझे बतलाइए। लेकिन दूसरी ओर वो उसे टच भी करने नहीं दे रहा था। अब उधर एरस्मुस अपनी पत्नी को नए कपड़े पहना रहा था, तभी डॉक्टर की नज़र एल्वा जोना के गर्दन पर पड़ती है। अभी अभी उसे नए स्कार्फ से बांधा गया था, लेकिन थोड़ी सी स्कार्फ उठी हुई थी, जिस जगह से उसकी गर्दन साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब डॉक्टर नेप ने एल्वा जोना की गर्दन को ध्यान से देखा, जो कि नीली दिखाई दे रही थी। अब किसी भी डॉक्टर को यह समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है, यदि उसके शरीर नीले पड़ गए हैं, इसका मतलब उसके गर्दन पर किसी भारी चीज़ से चोट लगी होगी। इस वजह से वो गर्दन नीली हो गई है। डॉक्टर नेप को यह समझते देर नहीं लगती कि एल्वा जोना की मृत्यु हो चुकी है। इधर फाइनली एरस्मस वहाँ पर खड़े लोगों को कहता है कि मेरी पत्नी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। अब मार्था एंडरसन से कहती है कि जाओ और एल्वा जोना के माता पिता को इसकी खबर कर दो। एंडरसन भागता हुआ एल्वा जोना के माता पिता के पास पहुंचता है और उसे इस बारे में जानकारी देता है। इधर जैसे ही मेरी जेन अपनी बेटी की मृत्यु की खबर सुनती है, वो भी भागते दौड़ते एल्वा जोना को देखने के लिए पहुंच जाती है। अब जैसे ही मेरी जेन उस कमरे में पहुंचती है जहां एल्वा जोना को लिटा करके रखा गया था, वो आती है और आते साथ अपनी बेटी को पकड़ना चाहती है। इस पर एरस्मस कहता है कि नहीं नहीं, इससे दूर ही रहो। तुम में से कोई भी मेरी पत्नी के चेहरे को नहीं देख सकते हो, मैं इसके लिए अलाउ नहीं करूँगा। इस पर मेरी जेन उससे कहती है कि तुम ही हो मेरी बेटी के हत्यारे। वो बार बार यही कहने लगती है। अब एरस्मस उससे कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी की प्रेगनेंसी में हुई डिफ़िकल्टी की वजह से मौत हुई है, ना कि मैंने उसे मारा। ये तो बहुत ही अजीब बात हुई। कुछ समय पहले वही एरस्मस डॉक्टर से कह रहा था कि मेरी पत्नी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, और अभी अभी वो एल्वा जोना की माँ मेरी जेन से कह रहा है कि नहीं, इसकी मृत्यु प्रेगनेंसी में हुई डिफ़िकल्टी से हुई है। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। अब आनन फानन में एल्वा जोना को दफनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उसे कब्रिस्तान ले जाया जाता है। वहाँ पर कब्रिस्तान में एक रिवाज थी, और उस रिवाज के तहत कोई भी व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसके ऊपर एक चादर ढक दी जाती है, और उसी चादर के ऊपर में मिट्टी वगैरह डालने के बाद उसे दफना दिया जाता है, और उस चादर को हटा करके जिस व्यक्ति ने उस चादर को डाली थी उसे वापस दे दिया जाता है। यहाँ पर वो चादर एल्वा जोना की माँ ने डाला था, इसलिए उस चादर को हटाने के बाद एल्वा जोना की माँ मेरी जेन को वापस कर दी जाती है। अब सभी लोग अपने अपने घर को लौट जाते हैं, और जैसे ही एल्वा जोना की माँ अपने घर लौटती है, वो सबसे पहले घर में रखे एक बाल्टी में, जहाँ पर पहले से पानी रखी हुई थी, उसमें उस चादर को डालती है। चादर के डलने के तुरंत बाद वो पानी को देखती है तो वो पिंक, कभी लाल, कभी पुराने कलर में, इस प्रकार से वो बदलता जा रहा है। यह देख करके वो हैरान हो जाती है, और वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो तुरंत वहाँ से भाग करके पास के चर्च में जाती है, और बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही आस्था के साथ वो अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि एल्वा जोना, यदि तुम हो तो हमारे पास आओ और हमें बतलाओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इस पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने भगवान के साथ साथ एल्वा जोना को पुकारते हुए प्रार्थना कर रही थी, और फाइनली उसकी प्रार्थना पूरी होती है। और फिर एक दिन अपनी माँ के सामने एल्वा जोना की आत्मा साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है। सपनों में नहीं, बल्कि साक्षात रूप में प्रकट हो करके अपनी माँ से कहती है कि किस प्रकार से उसकी हत्या की गई थी। वो अपनी माँ को बतलाती है कि एरस्मुस के साथ शादी करने के तुरंत बाद से ही वो उस पर बहुत ही कहर ढाने लग गया था। वो छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता था।
लेकिन एल्वा जोना यह सब कुछ बर्दाश्त करके अपनी माँ को नहीं बतलाती है और ये चीज़ लगातार चलता जा रहा था। और फाइनली 22 जनवरी 1897 की शाम एरस्मुस अपनी दुकान से घर लौटता है और लौटते ही एल्वा जोना से कहता है कि मुझे मीट ला करके दो। इस पर एल्वा जोना कहती है कि घर पर तो मीट है ही नहीं। तो इस बात को लेकर के वो एल्वा जोना को मारता पीटता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति को मीट पसंद है, तो फिर तुमने क्यों नहीं लाया। इस पर एल्वा जोना कहती कि ये तो आपका काम है, आपको ही मीट ला करके देना था। इस बात पर एरस्मस और ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एल्वा जोना की गर्दन को पकड़ लेता है और ज़ोर से दबाना शुरू कर देता है। दबाते दबाते वो उसकी गर्दन की हड्डियों को तोड़ देता है। वो इस कदर गुस्सा हो गया था कि उसने अपनी दोनों अंगुलियों से उसकी गर्दन को इस कदर दबाया कि उनकी दोनों अंगुलियां आपस में टच होने लग गई थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि एल्वा जोना की गर्दन की हड्डी पूरी तरह से अलग हो चुकी थी, टूट चुकी थी। सिर्फ उसमें चमड़े ही थे, जो स्किन है वही रह गई थी और उसे वो वहीं पर नीचे गिरा देता है। अब यह सब बातें सुनने के बाद में एल्वा जोना की माँ मेरी जेन काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अगली सुबह भागते हुए उसी ग्रीन बेयर के जो अटर्नी हैं जॉन अल्फ्रेड, उसके घर जाती है और उसे वो कहती है कि आपको तो पता होगा कि कुछ समय पहले मेरी बेटी की डेथ हुई थी। इस पर जॉन अल्फ्रेड उससे कहता है कि यह कस्बा तो बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं ये अच्छी तरह से जान रहा हूँ। तब वो बतलाती है कि मेरी बेटी की मृत्यु यूं ही नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और ये सारा कुछ उसकी बेटी ने खुद उसके सामने आकर के उसे बतलाया। इस पर जॉन अल्फ्रेड कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, आपकी बेटी की तो मृत्यु हो चुकी है और हम सभी ने उसे दफना भी दिया। इस पर मेरी जेन उससे कहती कि नहीं, उसे दफना जरूर दिया गया, लेकिन मेरी बेटी मेरे सामने आकर के यह सब कुछ बतलाई। मेरी जेन जॉन अल्फ्रेड को एक एक बात एक्सप्लेन कर रही थी कि किस प्रकार से एल्वा जोना की हत्या की गई। यहाँ पर जॉन अल्फ्रेड बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। अब जॉन अल्फ्रेड मेरी जेन से कहता है कि कोर्ट को सबूत चाहिए होते हैं, वो इन सब बातों को नहीं मानेगा। इस पर मेरी जेन कहती है कि आप एक काम कीजिए, दोबारा से मेरी बेटी की ऑटोप्सी करवाइए। यदि इसमें 1% भी गलत हुई तो मैं ये केस वापस ले लूँगी। इधर बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से जॉन अल्फ्रेड इसके लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि इसके लिए डॉक्टर को बुलाने होंगे। ऑब्वियसली वहाँ पर के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर नेप, उनसे संपर्क किया जाता है और उसे भी इस बारे में बतलाया जाता है। तभी डॉक्टर नेप भी यह कहता है कि मुझे तो उसी दिन शक हो गई थी जब उसके पति एरस्मुस अपनी पत्नी को छूने तक नहीं दे रहे थे। खैर, वहाँ पर एक और डॉक्टर को बुलाया जाता है जो पास के कस्बे में था और यह डिसाइड किया जाता है कि ये ऑटोप्सी पूरे पब्लिक के सामने की जाएगी। फाइनली 22 फरवरी 1897 को एल्वा जोना की लाश को कब्र से निकाला जाता है और पूरे पब्लिक के सामने उसकी दोबारा से ऑटोप्सी की जाती है। तो एक एक बात सत्य होता जाता है, अर्थात एल्वा जोना की माँ मेरी जेन ने जो कुछ भी जॉन अल्फ्रेड को बतलाया था वो एक एक बात सच होते जाती है। जैसे कि उसके गर्दन की हड्डी पूरी तरह से तोड़ दी गई थी और उनका सिर 360 घूम सकता था और उन्हें कहाँ कहाँ पर चोट लगी थी। लेकिन यहाँ पर एरस्मुस स्ट्रिबलिंग सबके सामने आकर के कहता है कि चलो मान लेते हैं कि मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और तुम कोर्ट में इसे कैसे प्रूफ करोगे। एरस्मुस काफ़ी चालाक था और उस वक्त में डीएनए और फिंगरप्रिंट्स जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। पुलिस वाले एरस्मुस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लग जाते हैं
जैसे ही पुलिस वाले इरस्मुस की पिछली जिंदगी को झांकना शुरू करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि एल्वा जोना से इसकी तीसरी शादी थी। उसने पहली शादी 1889 को की थी और उसकी पहली पत्नी की भी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में कुछ ही टाइम बाद हुई थी। इसके बाद उसने 1892 में दूसरी शादी की। यहाँ पर भी उसकी मृत्यु कुछ ही समय बाद होती है और उसका भी अंतिम संस्कार आनन फानन में कर दिया जाता है। इतने होने के बाद पुलिस वाले इरस्मुस को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी तीनों पत्नियों के साथ क्या क्या हुआ था। इस पर इरस्मुस उसे कहता है कि तुम लोग मुझे कातिल साबित नहीं कर पाओगे। तुम कैसे प्रूफ करोगे कि मैंने ही अपनी तीनों पत्नियों की हत्या की। जब पुलिस वाले जोर आजमाइश करते हैं, तब वो एक एक राज उगलता है और वो बतलाता है कि क्यों उसने अपनी तीनों पत्नियों की हत्या की थी। जब वो छोटा था, उसे एक सपना आया और उस सपने में उसे 7 शादियां करनी थी और सभी पत्नियों को मार डालना था। इस प्रकार से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वो जैसे ही बड़ा हुआ, उसके बाद उसने शादियां करनी शुरू कर दी और एक एक करके अपनी पत्नियों को मार डालता गया। इसके बाद उसे और 4 शादियां करनी थी और उन चारों पत्नियों की भी हत्या करनी थी। एरस्मुस पुलिस वालों से कहता है कि तुम मुझे कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। 22 जून 1897 को ट्रायल शुरू होता है और एरस्मुस को कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर गवाह नहीं होने की वजह से वह छूटता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस वाले परेशान थे कि तभी वहाँ पर एक अलग ही माहौल बन जाता है और वहाँ एक मिरेकल हो जाता है। मेरी जेन कोर्ट के सामने आती है और कहती है कि मैं हूँ प्रत्यक्ष गवाह। किस प्रकार से मेरी बेटी को इसने मार डाला मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और जैसे जैसे मेरी जेन कोर्ट के सामने बतला रही थी कि किन किन चीज़ों से उसने उसकी बेटी को मार डाला, पुलिस वाले जैसे ही एरस्मुस के घर जा कर के उन चीज़ों को ढूंढते हैं, तो वे लोग वहीं पर वो सामान पाते हैं जिस पर एल्वा जोना की खून लगी हुई थी। अब पुलिस वाले एल्वा जोना के साथ एरस्मुस की पहले की दोनों पत्नियों के भी हत्या के सबूत कोर्ट में पेश करते हैं और फाइनली कोर्ट ने एरस्मुस को उनकी तीनों पत्नियों की हत्या के लिए गिल्टी पाया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी। अभी सज़ा के 3 साल ही बीते थे कि 13 मार्च सन 1900 में एरस्मुस की एक अज्ञात महामारी में मृत्यु हो जाती है और उसे उसी लोकल सेमेट्री में दफना दिया जाता है। जैसे ही एल्वा जोना को न्याय मिल जाता है, उसके बाद वो अपनी माँ यानी मेरी जेन के सपनों में भी नहीं आती है। साल 1916 में मेरी जेन की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले मेरी जेन ने जिन भी लोगों को वो कहानी बतलाई, वो कहानी एकदम एक जैसी ही रही। इससे यही पता चलता है कि वाकई में एल्वा जोना की आत्मा अपनी माँ मेरी जेन के सामने आई थी और अपनी मृत्यु के समय की एक एक बात को एक्सप्लेन किया था। जिस जगह पर एल्वा जोना को दफनाया गया था, उसके बगल में शिलालेख पर आज भी लिखा हुआ है ग्रीन बैरियर घोस्ट, और वो कहानी भी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बतलाई।